वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूं आप और आपकी फैमिली सब बहुत अच्छे हो। इस पैंडेमिक में सब अपना ध्यान रख रहे हो एंड लेट्स टेक केयर गाइस। सेकेंडली गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया बैच नया टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं हमारा लेवी एंड कलेक्शन, और उससे पहले कवर करने वाले हैं कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई। सो कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई एंड द लेवी एंड कलेक्शन वी गोइंग टू कवर गाइस। सो गाइस, फोकस करके समझे, काफी स्लो चलेंगे इसमें हम लोग और इसको हम लोग कवर करेंगे। ओके गाइस, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल कवर कॉम्पोजिशन लेवी एंड एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी। ओके गाइस, सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स फ्लिप द स्क्रीन गाइस। हाँ जी गाइस, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्पोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई से हमारा स्टडी नोट नंबर सेकेंड। आगे यहाँ से हम लोग इसको बढ़ाएंगे। गाइस, सबसे पहले समझते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्यों आया, फिर उसके बारे में समझेंगे क्या होता है कॉम्पोजिट और क्या होती है मिक्स सप्लाई। गाइस, अगर आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि आप लोग मोबाइल परचेज करने जाते हैं तो आपको साथ में मोबाइल बॉक्स के अंदर एक मिलता है चार्जर साथ में। गाइस, चार्जर जो साथ में मिलता है, एक तरह से आप देखे जाए तो आपको सप्लाई दो चीज़ों की करी गई। चार्जर भी आया है, मोबाइल भी, और अगर ईयरफोन्स भी साथ में आते हैं तो ईयरफोन्स भी आपको मिले हैं। गाइस, कभी आप ये बोलते क्या कि मुझे नए चार्जर के साथ नया मोबाइल मिला? नहीं, हमको मोबाइल के साथ चार्जर मिलता है, कभी चार्जर के साथ मोबाइल नहीं मिलता। हाँ, बात सेम है कि दोनों साथ में है, बट आप लोग ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर क्या होती है, वो जो सप्लाई है जिसमें हमें मोबाइल के साथ चार्जर मिल रहा है, वो क्या होती है, नेचुरली बंडल्ड होती है। क्या होती है? नेचुरली बंडल्ड सप्लाई होती है। वहाँ पर आपको दो चीज़ें साथ में मिल रही है। तो CGST एक्ट के अंदर दो टर्म्स को यूज़ किया गया है, कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई। कुछ ऐसी सप्लाईज जो ऑलरेडी क्या होती है, नेचुरली बंडल्ड होती है, और कुछ होती है जो कि बंडल्ड नहीं होती, बट हम उसको बंडल कर देते हैं, साथ में उस चीज़ को हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। इसको समझते हैं सबसे पहले कि क्या यहाँ पर ये बात है। कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई सेक्शन 8 टू CGST एक्ट 2017। कॉम्पोजिट सप्लाई इज व्हेन टू और मोर गुड्स आर सोल्ड इन ए कॉम्बिनेशन। अगर आप दो या दो से ज्यादा गुड्स कॉम्बिनेशन में सोल्ड करते हैं, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द रेट ऑफ टैक्स टू बी लेविड फॉर सच गुड्स और सर्विस। CGST एक्ट 2017 इज प्रोवाइडेड विद टू टर्म्स। होता क्या है, GST के अंदर किसी प्रोडक्ट पे कुछ रेट लगती है, किसी प्रोडक्ट पे कुछ रेट लगती है। जब आपकी दो सप्लाई साथ में होती है तो थोड़ा आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि किस पे कौन सी रेट लगेगी, किस पे कौन सी रेट GST की चार्ज होगी। तो CGST एक्ट के अंदर दो टर्म यूज करी गई, पहला कॉम्पोजिट सप्लाई एंड दूसरा मिक्स्ड सप्लाई। फर्स्ट लिखा है, कॉम्पोजिट सप्लाई इज सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बंडल सर्विस as under service tax laws in the existing regime. Both composite supply and mixed supply consist of two or more taxable supply of goods or service or both, but the main difference between two is that composite supply is naturally bundled, that is goods or services are usually provided together in normal course of business and cannot be separated, whereas in mixed supply the goods or services can be sold separately. देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है। कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का जो डिफरेंस है कि साहब, जो कॉम्पोजिट सप्लाई है वहां पर वो क्या होती है, नेचुरली बंडल्ड होती है। जो दो सर्विस या दो गुड्स आपको मिल रहे हैं वो क्या नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते, सेपरेट नहीं हो सकते, वो साथ में नेचुरली बंडल्ड है, वो साथ में ही प्रोवाइड किए जाते हैं। और यहीं पर अगर मिक्स सप्लाई की अगर हम लोग बात करेंगे तो मिक्स सप्लाई यहाँ पर क्या बन जाता है, हमारा मिक्स सप्लाई बड़ा ही सिंपल बन जाता है कि साहब उसको आप क्या नहीं कर सकते, उसको आप क्या कर सकते हैं, सोल्ड कर सकते हैं सेपरेटली। उसके अगर आप दो प्रोडक्ट साथ में दे रहे हैं तो दोनों अलग अलग भी सोल्ड किए जा सकते हैं। बट कॉम्पोजिट सप्लाई आर कॉल्ड एज व्हाट, बंडल सर्विस इन दी सर्विस टैक्स रिजाइम। जो सर्विस टैक्स रिजाइम था उस टाइम से कॉम्पोजिट सप्लाई को क्या बोला गया है, बंडल सर्विस बोला गया है। ये क्या हो सकती है, क्या होती है, नेचुरली बंडल होती है, सेपरेट नहीं होती। और जो मिक्स सप्लाई होती है क्या होती है, अपन सेपरेट हो सकती है और साथ बिना उसको साथ में सोल्ड करे भी हम लोग ऐसे भी उसको सेपरेटली भी सोल्ड कर सकते हैं। Now coming to the first topic, which is composite supply. Composite supply consists of two or more goods or services which is naturally supplied with each other in the ordinary course of business and one of them is a principal supply. The items cannot be supplied separately. इसके characteristics निकल के आए। Composite supply पहला consists of two or more goods or services, दूसरा which is naturally supplied with each other, तीसरा यहाँ पर इनमें से एक क्या होती है, प्रिंसिपल सप्लाई होती है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या निकल के आया, दे कैन नॉट बी सप्लाइड सेपरेटली। बात बड़ी सिंपल, ऐसी सप्लाई अगर आप करते हैं जो कभी भी सेपरेट नहीं हो सकती, साथ में ही देनी पड़ती है, और दोनों ही सर्विस और गुड्स में से एक गुड और सर्विस क्या है, प्रिंसिपल है। दोनों सप्लाई में से एक सप्लाई क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई है। ये ऑर्डिनरी कोर्स में की जाती है और ये नेचुरली सप्लाइड होती है। ये कभी भी अननेचुरल नहीं, ये नेचुरली साथ में ही प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इसके बाद नोट, principal supply means the supply of goods or services which constitute the predominant element of a composite supply and to which another supply is ancillary or secondary. भैया, बात इतनी सी है कि अगर आपकी कोई दो सप्लाई जा रही है, आपका मोबाइल फोन अगर जा रहा है तो उसके अंदर आप मोबाइल फोन के चार्जर, अगर आपकी प्रिंसिपल सप्लाई देखें तो क्या है,
प्रिंसिपल सप्लाई में क्या माना जाएगा, आपकी प्रिंसिपल सप्लाई क्या हो जाएगी यहाँ पर, आपकी मोबाइल हो जाएगा, मोबाइल आपका बन जाएगा प्रिंसिपल सप्लाई, और चार्जर आपका बन जाएगा यहाँ पर एंसिलरी और सेकेंडरी सर्विसेज। फॉलोइंग टू कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर कंपोजिट सप्लाई, दो कंडीशन नेसेसरी होनी चाहिए, सप्लाई ऑफ टू और मोर गुड्स और सर्विसेज टुगेदर एंड इट शुड बी अ नेचुरल बंडल एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। आपकी डेफिनेशन में ऊपर हमने जब हमने समझा था एलैबोरेट करके कंपोजिट सप्लाई क्या होती है, उसी की दो कंडीशन है कि ये दोनों सर्विसेज और गुड्स आपको साथ में देनी होती है, टुगेदर यू हैव टू गिव। दूसरा, इट शुड बी नेचुरल बंडल एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, वो साथ में ही जुड़े रहेंगे, चिपके रहेंगे, ठीक है। ये आपका यहाँ पर खत्म हो गया कंपोजिट सप्लाई के बारे में। एग्जांपल्स के आगे सीधा मिक्स सप्लाई है, एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक दो। बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स व्हिच इन्वॉल्व्स कॉस्ट ऑफ द मील टू बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ट्रेवल will be composite supply and a tax will be calculated on the principal supply which in this case is transportation of passengers through flight। आपको फ्लाइट के साथ कुछ मील प्रोवाइड की जाती है, जो मील आपको प्रोवाइड की जाती है वो आपकी इंक्लूसिव होती है उस टैक्स वैल्यू के अंदर। तो यहाँ पर आपको मील, अगर फ्लाइट ऑन एयर अगर आपको कोई मील मिल रही है फ्लाइट के अंदर, तो इट इज अंडरस्टैंडेबल कि प्रिंसिपल सप्लाई क्या है आपकी, यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई आपकी बन जाएगी फ्लाइट के टिकट्स आपने जो बुक किए। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वो आपकी क्या प्रिंसिपल सप्लाई है। अभी भी प्रिंसिपल सप्लाई क्या रहेगी, आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपका जो फ्लाइट टिकट है वो रहेगा, फ्लाइट फेयर है वो रहेगा आपका, बट जो मील है वो आपको वहां प्रोवाइड करेगी। इन दोनों सर्विसेज को जब साथ में देखेंगे तो ये क्या बन जाती है, आपकी कंपोजिट सप्लाई बन जाती है। और भी कुछ एग्जाम्पल्स है, आप दो तीन एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा, कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, मिक्स सप्लाई। इन मिक्स सप्लाई, अच्छा एक और एग्जाम्पल देता हूँ कंपोजिट सप्लाई का। आपको पता हो तो डोसा बनाने का एक पैन आता है, डोसा पैन साथ में आता है, वो उसके साथ में आपको एक चीज मिलती है, वुड स्पून। क्या मिलता है, वुड स्पून मिलता है, जो उसके डोसे को ऐसे करके उसको बनाते हैं वो लोग, जो भी अपना डोसा बनाते हैं घर पे, तो उसको वो जो डोसा पैन होता है उस पर वुड अपना क्या बोलते हैं उसको, वुड स्पून जो यूज होता है, वुड स्पून को यूज करते हैं। तो ये क्या है, कॉम्पोजिट सप्लाई है। आपको डोसा पैन के साथ क्या मिल रहा है, वुड आपको मिल रहा है, स्पून मिल रहा है, जिससे आप लोग डोसा बना सकते हैं। तो ये क्या ऐसे कॉम्पोजिट है। इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, आपका डोसा पैन, और जो अपना वुडन आपका स्पून है वो क्या है, एंसिलरी है, सेकेंडरी है, किससे, प्रिंसिपल सप्लाई से। ये एग्जांपल दिमाग में इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। मिक्स सप्लाई। In mixed supply, two or more individual supplies combination of goods or services with each other for a single price. For a single price, याद रखिएगा, for a single price। आप दो या दो से ज्यादा कॉम्बिनेशन की गुड्स और सर्विस दे रहे हैं, बट विथ ईच अदर फॉर अ सिंगल प्राइस। दो को साथ में मिला रहे हैं और एक ही प्राइस पे दे रहे हैं। वहां दोनों साथ में मिली हुई थी, यहाँ पे दोनों साथ में आप मिला रहे हैं, यहाँ से इसको भी उठा रहे हैं, यहाँ से भी उठा रहे हैं और मिला के इनको दे रहे हैं। Each of these items can be supplied separately and is not dependent to each other. In other words, the combination of goods or services are not bundled due to natural necessities and they can be supplied individually in the ordinary course of business. आपके मोबाइल फोन के साथ भी आपका स्क्रीन गार्ड आता है, साथ में लगता है, कवर मान लेते हैं, स्क्रीन गार्ड को छोड़िए, कवर लगता है। ऐसा नहीं कि कवर आपको साथ में देना जरूरी है, कोई शॉप्स वाले देते हैं, कोई नहीं देते। उसकी सिंगल प्राइस वो लोग चार्ज करके आपसे पैसा लेते हैं। सपोज फोन था आपका 18,000 का और कवर सपोज बहुत अच्छा लिया आपने 500 का था, तो 18,500 आपकी क्या बन जाएगी, मिक्स सप्लाई बन जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर क्या सीन है कि दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, बट उन्होंने साथ में इसको जोड़ के आपको प्रोवाइड करा दिया। अभी यहाँ पर बात ये निकल के आती है कि साहब जो आप सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, जो आप मोबाइल कवर दे रहे हो, ऐसा थोड़ी ना है कि मोबाइल कवर अगर चाहिए तो साथ में फ़ोन भी नया चाहिए। अगर मेरा मोबाइल पुराना है और मोबाइल अगर मुझे नया लेना है, ऐसा थोड़ी ना कि मुझे नया फ़ोन लेना पड़ेगा, मुझे मोबाइल कवर भी मिल जाएगा अलग से, फ़ोन भी अलग मिल सकता है, दे कैन बी सेपरेटेड, ठीक है। उसके बाद फॉर टैक्स लायबिलिटी पर्पस, the mixed supply consisting of two or more supplies shall be treated as a supply of that item which has the highest rate tax। दोनों में से जिस पे हाईएस्ट रेट टैक्स लगेगी वो आपको कंसीडर करनी है। दो आपने सप्लाई करी, उसमें जिस पे भी हाईएस्ट रेट टैक्स है उसको आपको कंसीडर करना है। एग्जाम्पल, दिवाली गिफ्ट हैम्पर which consists of different items like sweets, chocolates, cakes, dry fruits packed in one pack is mixed supply, as these items can be sold separately and it shall be treated as a supply of that particular item which attracts the highest rate of tax। दिवाली गिफ्ट हैम्पर बनता है, दिवाली गिफ्ट हैम्पर आपको मिलता है, वो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, मिठाइयाँ होती है, चॉकलेट्स होती है, केक्स, ड्राई फ्रूट्स, सब एक ही पैक में आपको मिलके आपको प्रोवाइड किया जाता है। क्या बन जाती है, मिक्स्ड सप्लाई बन जाती है। और यहीं पर अगर चीज़ें साथ में होती, पहले से नेचुरली बंडल्ड होती, तो वो बन जाती कॉम्पोजिट सप्लाई। देखिए गाइस, बहुत सिंपल सा क्लियर कर देता हूँ एक चीज़ आपको। कॉम्पोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, इधर मेरा कॉम्पोजिट है, इधर मेरा मिक्स सप्लाई है। Composite supply are naturally bundled, they cannot be separated. One of the supplies is a principal supply and the second supply is ancillary to the principal supply or the secondary supply. Okay guys, and in the case of mixed supply, यहाँ पर दो supplies आपको एक साथ में एक सिंगल प्राइस पे चार्ज करके दी जाती है। और दूसरा पॉइंट निकल के आता है ये नेचुरली बंडल नहीं होती है। और तीसरा पॉइंट निकल के आता है दे कैन बी सेपरेटेड। और फोर्थ पॉइंट निकल के आता है कि जो भी टैक्स रेट आपकी हाईएस्ट टैक्स रेट होगी दोनों सप्लाईज में से, वो आपको यहाँ पर चार्ज हो जाएगी हाईएस्ट एज अ हाईएस्ट टैक्स रेट। क्लियर है गाइस? आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स को देख लीजिएगा।
और कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज बैटरी विथ यूपीएस कॉन्स्टिट्यूट एज अ मिक्स सप्लाई, क्या बोला है इसमें, ऊपर एग्जाम्पल से रिलेटेड तो नहीं है ना ये। Okay. In the case of switching Evo Electro Power Limited 2018, 96taxman.com, ये कोई केस दे रखा है। The appellant authority of or advance ruling upheld the ruling of authority for advance ruling that when the storage battery or electric accumulator is supplied separately with the static converter UPS, it would be considered as a mixed supply and not a naturally bundled supply. ठीक है, ये कोई केस हो गया था, उसको आपको ध्यान रखना है। Here the appellant contended that the UPS cannot function without battery as the same is an integral part of UPS and it is naturally bundled and supplied in conjunction with each other. Therefore, the supply of static converter along with the external battery should be considered as a composite supply and not a mixed supply. ये पूरा केस मैं आपको समझा देता हूँ, ये बैटरी के साथ में है। सीबीएसई का क्लैरिफिकेशन भी है नीचे हमारे पास, इसको भी हम लोग समझ लेंगे। हाँ जी, तो बात इतनी सी है कि जो आपका यूपीएस होता है, अभी पढ़ा तो है, यूपीएस थोड़ा दूर पड़ा है, आपको दिखा देता है। यूपीएस सबको पता ही ऐसे तो क्या होता है। तो यूपीएस के साथ अगर आपको कोई बैटरी है, बैटरी जो यूपीएस की, उसको ये केस में बोला गया कि साहब आपको स्विचिंग एवो इलेक्ट्रो पावर लिमिटेड, ये केस था 2018 का। इस केस में ये बोला गया कि साहब जो यूपीएस की बैटरी है वो उसके साथ में एज अ मिक्स सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए, नॉट अ कॉम्पोजिट सप्लाई। उसको आप क्या मानना है, मिक्स सप्लाई आपको मानना है। Sorry, it will be considered as a composite supply, not a mixed supply. I'm sorry, I'm taking my words back. आपको ऐसी सप्लाई को क्या मानना है, कॉम्पोजिट सप्लाई मानना है, मिक्स सप्लाई नहीं मानना। एज क्यों नहीं मानना, क्योंकि साहब बैटरी से यूपीएस वर्क करेगा और बैटरी अगर आप नहीं दोगे तो नेचुरली बंडल्ड है। आप अगर इसको प्रोवाइड साथ में नहीं करा रहे हो तो दिखती बात है कि साहब आप क्या कर रहे हो, गलत चीज कर रहे हो। इसको मिक्स नहीं मान के आप क्या मानोगे, कॉम्पोजिट सप्लाई मानोगे। इट वॉज द केस, आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक, मैंने गलत बोल दिया था पहले। ओके, एग्जाम्पल डायग्रामेटिक दे रखा है, ज़्यादा खास नहीं। फिर कुछ सीबीआईसी के क्लैरिफिकेशंस हैं हमारे पास, एक दो कुछ केसेस हैं, ये हमको समझने, फिर हम लोग लेवी एंड कलेक्शन पे आ जाएंगे। ये डायग्रामेटिक है, इसको मैं काम करूँगा, मैं थोड़ा थ्योरेटिकल में अलग नोट्स में प्रिपेयर करके फिर इस पर वीडियो बना दूंगा इसके बाद, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्लर टाइप दिख रहा है, समझ भी नहीं आएंगे एग्जाम्पल्स। काम करेंगे इसको हम लोग अलग से नोट बना के उसमें हम लोग समझ लेंगे। सीबीएसई कुछ क्लैरिफिकेशन है और ऑलरेडी मुझे एक और इसी चैप्टर में और भी सीबीएसई क्लैरिफिकेशन है, वो भी मुझे साथ में कवर करने हैं। सो एक बार के लिए इनको स्विच करते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक को स्विच करते हैं, विच इज़ लेवी एंड कलेक्शन। अच्छा गाइस, एक बार सेक्शन रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 7 पढ़ लिया, सेक्शन 8 पढ़ लिया, अभी आएगा सेक्शन 9 और 5। 7 क्या था, सप्लाई, उसके अंदर 7.1 पढ़ा, 7.1a पढ़ा, 7.2 पढ़ा, 7.3 पढ़ा, स्केड्यूल 1 पढ़ा, स्केड्यूल 2 पढ़ा, स्केड्यूल 3 पढ़ा। देन हमने पढ़ा अभी सेक्शन 8 राइट नाउ जो हमने कंप्लीट किया, विच वॉज अबाउट द कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज लेवी एंड कलेक्शन, सेक्शन नंबर 9 ऑफ CGST एक्ट एंड सेक्शन नंबर 5 ऑफ IGST एक्ट। 2 एक्ट्स हैं आपके पास, CGST एक्ट, IGST एक्ट। CGST एक्ट के अंदर सेक्शन 9 वर्क करेगा, IGST के अंदर आपका सेक्शन नंबर 7 वर्क करेगा। आगे बढ़ते हैं, लेवी एंड कलेक्शन। नाउ व्हाट इज लेवी एंड व्हाट इज कलेक्शन एंड व्हाट वाज सप्लाई इन कंपैरिजन टू लेवी एंड कलेक्शन। देखो साहब, सप्लाई ये था कि आपका क्या है, वो टैक्सेबल इवेंट है, जिस पे भी टैक्स लगता है, जीएसटी के अंदर जिस चीज पे टैक्स लगता है, जिस इवेंट पे टैक्स लगता है, वो है सप्लाई। आप लोग ट्रांजैक्शन वर्ड यूज करते हैं, बट ट्रांजैक्शन इज नॉट, ट्रांजैक्शन और इवेंट भी यूज करते हैं, बट नॉर्मली टैक्सेबल इवेंट अगर आपको मानना है तो वो आपका बनता है यहाँ पर सप्लाई। जैसे डायरेक्ट टैक्स के अंदर आप इनकम अर्न करते हैं, आप टैक्स पे करते हैं, आप इनकम अर्न करते हैं, टैक्स पे करते हैं, इनकम अर्न करते हैं, टैक्स पे करते हैं। तो आपका टैक्सेबल इवेंट क्या हो गया कि साहब ये समझ आती चीज़ कि साहब इनकम अर्न करूंगा तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। बट जीएसटी में क्या चीज़ है, इसलिए हमने सेक्शन 7 पहले कवर कर लिया कि साहब सप्लाई होती है, कोई भी चीज़ की अगर सप्लाई की जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट बोलेंगे। मैंने एग्जांपल दिया था, अगर कोई पुअर भी अगर जाके कोई चीज़ ले रहा है, सप्लाई ले रहा है, तो वो भी टैक्स पे कर रहा है। दैट्स वाई 50% ऑफ द, अब मोर देन 50% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया इज फ्रॉम द इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस से 50% से भी ज़्यादा पैसा टोटल रेवेन्यू का इनडायरेक्ट टैक्स प्रोवाइड कराता है। क्यों प्रोवाइड कराता है, ये चीज़ें भी हम लोग समझ चुके थे, क्योंकि गरीब भी टैक्स पे करता है और अमीर भी टैक्स पे करता है। यहाँ पर एबिलिटी टू पे टैक्स का कोई फंडा है ही नहीं। इनकम टैक्स के अंदर एबिलिटी टू पे टैक्स चलता है, यानी आप कितना एबल हो टैक्स पे करने में, यह आपकी इनकम से पता चलता है। आप कितना कमाने के एबल हो, उतनी आप टैक्स पे करने के एबल हो। आप 2.5 लाख के अंदर कमाते हो तो साहब आप टैक्स पे करने के लिए एबिलिटी आपके अंदर है ही नहीं। बट अगर आप उससे ऊपर कमाते हो और ऊपर कमाते हो 50 लाख 1 करोड़, तो आप में और एबिलिटी है टैक्स पे करने की। बट जीएसटी में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है।
यहाँ क्या चलता है, यहाँ सिंपल चलता है टैक्सेबल इवेंट इज सप्लाई। आपके कोई भी एबिलिटी टू पे टैक्स का कोई फंडा है ही नहीं। आप कोई भी चीज कंज्यूम करो एज अ गुड एज अ सर्विस, यू हैव टू पे द टैक्स, यू हैव टू पे द टैक्स। दैट्स वाई इंडिया का इतना बड़ा पॉपुलेशन है जो आपको क्या करता है, यहाँ पर टैक्स पे करता है, क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ नीड होती है। उनको कुछ खाने के लिए चाहिए, कुछ पीने के लिए चाहिए, कुछ उनको काम चाहिए, कोई सर्विस लेनी है, डॉक्टर को दिखाना है, कहीं ट्रैवल करना है, तो ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट करती है क्या, जीएसटी। तो यहाँ पर इतनी बड़ी रेंज में सप्लाई होती है हर चीज़ की, तो टैक्स उतना पे होता है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो टैक्स का कलेक्शन ज़्यादा होता है। तो दिस वाज टैक्सेबल इवेंट सप्लाई। उसके अंदर हमने सप्लाई को किस किस को सप्लाई मानना है ये हम लोग कवर कर चुके थे। नाउ मूविंग टू द पॉइंट, थोड़ा फास्ट अब चलेंगे। पूरा बैकअप मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम लोग पढ़ेंगे लेवी एंड कलेक्शन। सब समझ आ गया। सप्लाई पे आपका क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। सप्लाई पे क्या होता है, एबिलिटी टू पे टैक्स, टैक्सेबल इवेंट इज कॉल्ड एज अ सप्लाई। सप्लाई को टैक्सेबल इवेंट आपने नाम दे दिया, बट साहब कितना टैक्स लेवी होगा, कितना कलेक्ट करेंगे, इसके बारे में कुछ समझना है। वो बात करी गई सेक्शन नंबर 9 और सेक्शन नंबर 5 ऑफ IGST एक्ट एंड सेक्शन नंबर 9 ऑफ CGST एक्ट। ये पैरेलल चलेंगे, ऑलरेडी सेम है इन दोनों की लैंग्वेजेस। 9151, 9252, 9353, 9454, 9555। ये पूरा फ्लो के अंदर समझेंगे कि क्या बात होती है यहाँ पर हमारे पास अपना सेक्शन नंबर 9 और सेक्शन नंबर 5 की। सॉरी, ओके। Section 91 of CGST Act 2017 provides that there shall be levied of tax called Central Goods and Services Tax on all intra-state supplies of goods or service of both, except on the supply of alcoholic liquor for human consumption. देखो ये पूरा थ्योरी में दिया है, मैं आपको एक एक पॉइंट को द्वारा इसको समझा देता हूँ कि क्या चीज़ है। हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं सेक्शन 9 का पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 9(1), देन हम पढ़ेंगे सेक्शन 5 का 5(1), फिर 9(2), फिर 5(2), ऐसे करेंगे। बात बड़ी सिंपल कि साहब 9(1) ये बोलता है कि देयर शैल बी लेविड ऑफ अ टैक्स कॉल्ड, there shall be a tax levied called Central Goods and Services Tax on all intra-state supplies of goods and services or both. पॉइंट में समझ रहे हैं। पहला पॉइंट, देयर शुड बी अ लेवी ऑफ CGST on all intra-supplies of goods or service or both. Now, what is intrastate supply? Intrastate supply is a supply in the same state, in the same UT आप कोई intrastate supply कर रहे हो। जोधपुर से आप जयपुर कुछ गुड्स बेच रहे हो, आप महाराष्ट्र मुंबई से आप पुणे के कोई गुड्स बेच रहे हो, तो इट इज कॉल्ड एज अ इंट्रास्टेट सप्लाई। और इंट्रास्टेट सप्लाई पे वर्क करता है कौन सा एक्ट, CGST एक्ट। CGST एक्ट के हिसाब से आपका टैक्स लेवी होता है CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहला पॉइंट 9(1) का पहला प्रोविजन निकल के आता है कि ऑल इंट्रास्टेट सप्लाई पे आप कौन सा टैक्स लगाओगे साहब, आप लगाओगे CGST। आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्ट ऑन दी सेकेंड पॉइंट, एक्सेप्ट ऑन दी सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एक्सेप्ट फॉर द सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो दारू आप मदिरा आप प्रोवाइड करा रहे हैं उस पे GST नहीं लगेगा, उस पे CGST वर्क नहीं करेगा। बाकी कोई भी इंट्रास्टेट सप्लाई उठा लो उस पे CGST आपको पे करना ही पड़ेगा। आप सेकेंड पॉइंट प्रोविजन में क्या पॉइंट है कि एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे CGST नहीं लगेगा, और सेम IGST भी नहीं लगता। आगे पढ़ेंगे तब समझ आ जाएगा। थर्ड पॉइंट, on the value determined under section 15th of the CGST Act 2017 and at such rates not exceeding 20%. सेक्शन 15 जब हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई, वहां पर एक चीज हम लोग समझेंगे कि CGST एक्ट के अंदर सप्लाई की वैल्यू कितनी होगी, कितनी रेट्स टैक्सेबल होगी, बट वो रेट CGST की 20% से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। तो हमने 3 प्रोविजंस कंप्लीट कर लिए। ऑल इंट्रास्टेट सप्लाई विल कवर व्हाट, CGST. Alcoholic liquor for human consumption will not cover GST, and the third, it's the value will be determined under section 15th of CGST Act 2017 at such rates not exceeding 20%. अब आगे, as may be notified by the government on the recommendations of the council and collected in such manner as may be prescribed and shall be paid by the taxable person. As may, थर्ड लाइन के लास्ट सेकंड वर्ड पे as may से लेके लास्ट टैक्सेबल पर्सन में 2 चीजें बता देता हूं आपको। ये टैक्सेबल टेरिटरी में पे होगा, और दूसरा इट शुड बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। ओवर एंड ऑल 5.91 बोलता है, बहुत सिंपल 5 पॉइंट बोलता है। ये उन्होंने पूरा पैराग्राफ फॉर्म में दिया, थोड़ा पॉइंट्स में दे दो, थोड़ा अच्छे से समझ आता। 9(1) ऑफ CGST Act 2017 प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी लेविड। अच्छा, मैं इसको सिर्फ पॉइंट्स में खत्म करता हूँ। 9(1) बात करता है ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई विल कवर व्हाट, CGST।
Second, alcoholic liquor for human consumption will not cover GST. GST will not be covered in the case of alcoholic liquor for human consumption. And the third is the value of supply will be determined under section 15th of the CGST Act 2017 and at such rates not exceeding 20%. The highest rate will be 20%. As may be notified by the government and it should be in the taxable territory and by the taxable person should be paid. 5 पॉइंट वापस से रिपीट करेंगे. All intrastate supply will be covered in the CGST except alcoholic liquor for human consumption. The value of supply will be covered under section 15th of CGST Act. और आगे बात करिए हाईएस्ट रेट जो है इसकी वो 20% से एक्सीड नहीं होनी चाहिए. 4th पॉइंट टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर है और 5वां पेड बाय टैक्सेबल पर्सन. सो इट वाज ऑल अबाउट द 9(1). आई थिंक क्लियर करा दिया मैंने. कुछ भी डाउट है गाइस कमेंट सेक्शन में पूछो चाहे मैसेज करो, ठीक है. It means maximum GST rate not exceeding 40%, that is CGST 20%, SGST 20% on all intrastate supply of goods or services. CGST और SGST में सेम रूल चलता है, सेम एक्ट चलता है, प्रोविजन सेम है. हाँ, बोलने को SGST एक्ट UTGST एक्ट अलग है बट आज इट इज सेम प्रोविजन है. तो CGST अगर 20% है, SGST 20% है तो टोटल कितना हो गया? 40% हो गया. तो अगर देखा जाए तो 40% आपका एक्सीड नहीं होना चाहिए. क्या आपका 40% का एक्सीड नहीं होना चाहिए? आपका एक्सीड नहीं होना चाहिए 40% टैक्स रेट. ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं. सेक्शन नंबर 5(1) ऑफ IGST Act 2017 provides that there shall be levy of a tax called Integrated Goods and Services Tax on all interstate supplies of goods or services or both at such rates not exceeding 40%. बात बड़ी सिंपल यहाँ पर भी 5(1) के अंदर कर दी. क्या बात करी 5(1) है? सारे पॉइंट ऊपर है वही कवर रहेंगे बट यहाँ पर एक चीज समझना आप लोग. 5(1) बोलता है all interstate supplies will be covered under the IGST Act. Now what is interstate supply? You are between the two states. आप राजस्थान से गुड्स महाराष्ट्र भेज रहे हैं, आप गुड्स जम्मू कश्मीर से अगर आप आप स्टेट कर्नाटका से अगर आप गुड्स तमिलनाडु भेज रहे हैं, these what are called as a interstate supply. The IGST will be levied on the interstate supplies of all the goods and services. ये बात करता है 5(1). देखो लेवी कलेक्शन पढ़ रहे हैं, वापस से थोड़ा माइंड बैकअप कर लो. 9(1) पढ़ा CGST एक्ट के लिए, 5(1) पढ़ रहे हैं IGST एक्ट के लिए. CGST में 5 प्रोविजंस पढ़ लिए. पहला प्रोविजन वापस से रिपीट करा रहा हूँ, आई नो, इंट्रा स्टेट सप्लाई पे CGST लेवेबल होगा. दूसरा, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे CGST नहीं लगेगा. तीसरा, वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी कंसिडर्ड इन दी अंडर सेक्शन 15. हाईएस्ट रेट विल बी 20% ऑफ CGST, 20% ऑफ SGST, ओवर एंड ऑल इट विल बी 40%. टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए और पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए. इन द केस ऑफ IGST आपको ध्यान रखना है ऑल इंटर स्टेट सप्लाईज विल बी कवर इन दी IGST. सारी इंटर स्टेट सप्लाईज पे आपको IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देना पड़ता है और इसकी रेट एक्सीड नहीं होनी चाहिए 40%. और सेम बाकी जो बचे पॉइंट है वो यहाँ पर भी काम करते हैं, लिखे नहीं है पर वही सारे पॉइंट्स IGST में भी काम करते हैं. IGST on goods imported into India shall be levied and collected in accordance with the provision of section 3 of the custom tariff of Act 1975. एक और चीज आपको ये चीज समझ आ गई कि साहब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर मैंने कुछ सेल कर दिया, कुछ मैंने सप्लाई कर दी कोई सर्विस या गुड्स की, तो मुझे IGST टैक्स पे करना पड़ेगा. बट एक और इसका स्पेशल पॉइंट है, IGST on goods imported into India shall be levied and collected in accordance with the provision of section 3 of Custom Tariff Act 1975. अगर आप कोई भी गुड्स को इंपोर्ट करते हैं इंडिया में उस पर भी IGST लगेगा. ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है. आगे देख लेते हैं इसको. पूरी समरी दे रखी है, अगर हम लोग डायरेक्ट समरी से पढ़ते हैं तो अभी बहुत अच्छे से समझ आता है बट कोई बात नहीं, हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा अभी 9(5) तक. समरी आप लोग रीड कर लेना, इसको इतना कुछ है नहीं, वही सारी चीज़ें वापस से बताइए, बस टेबल के अंदर बता दिया और कुछ भी नहीं है. इसके बाद कॉम्पोजिशन लेवी है जो हमारा रहेगा आपके पास. कॉम्पोजिशन लेवी हम लोग कल कवर करेंगे. आगे के लिए बढ़ते हैं 9252 पे. अगर आप ध्यान से देखें तो 9252 सेम है. देखिए 9353 सेम है, 9454 सेम है, सब कुछ सेम है बट हमको यहाँ से को पढ़ना पड़ेगा इसको. इन्होंने 92 दिया है, आप लोग समझ लें यही 52 है और 93 वही 53 है. 92 ऑफ द CGST Act 2017. मैं पढ़ाते हुए हेडिंग बोलूंगा 92 ऑफ CGST एंड 52 ऑफ IGST. बोलता है GST विल बी लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ shall be levied with effect from such date. यहाँ पर yet to be levied है, ऊपर मिसप्रिंट आई थिंक शायद यहाँ पर 92 पे
देखिए यहाँ लिखा है CGST विल बी लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ, अगर आप देखेंगे सेक्शन 9(2), ये हमारा सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन दिख रही है, GST will be levied on the supply of shall be levied with effect from such date as may be notified by the Government of India on the recommendation of the GST Council. Similar provision under section 5(2) of IGST Act 2017. देखो नीचे लिख के दे दिया है, सेम प्रोविजन 5(2) ऑफ IGST Act में भी लगेगा। थोड़ा यहाँ मिसप्रिंट है, ये उन्होंने नीचे कवर करके दिया है। बात बड़ी सिंपल है, 9(2) ऑफ CGST बोलता है कि GST लगेगा, इन 5 चीजों पे GST लगेगा: पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। मैं इसको बोलता हूँ 5 Ps। क्या बोलता हूँ? 5 Ps बोलता हूँ इनको मैं। पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इन सब 5 चीजों पे GST येट टू बी लेविड है। कब लगेगा? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेगा ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल। आप अगर ध्यान से स्ट्रक्चर या क्रोनोलॉजी समझ रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा GST काउंसिल रिकमेंड करता है गवर्नमेंट को कि साहब आप ये बोलो जाके कि अब इस पे ये टैक्सेस पे होंगे। ये 5 चीजों पे आज भी दूसरे एक्ट लगते हैं, जो पुराने हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस है वही लगते हैं, बट 5 चीजों पे येट टू बी लेविड ऑफ GST एक्ट इज लेफ्ट। ये कब लगेगा? ये जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करेगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल, एंड द सिमिलर प्रोविजन इज अंडर सेक्शन 5(2) ऑफ IGST एक्ट 2017। सेम प्रोविजन IGST एक्ट 2017 में भी है। 9(3) of CGST Act, the government may, on the recommendation of the GST Council, may notify categories of supply of goods or service of both, the tax on which shall be paid on reverse charge basis. Similar provision under section 5(3) of IGST Act 2017. देखिए गाइस, यहाँ से थोड़ा है कि 9(3) बोलता है और 5(3) बोलता है ऐसी सर्विस और गुड्स और सर्विसेज जिसपे आपको RCM में टैक्स पे करना है। किस पे टैक्स पे करना है? RCM, विच इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। हमारे पास GST के अंदर थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहा हूँ मैं चीज़ को, आप सिर्फ पॉइंट मेरा सुनिएगा, बुक में ध्यान मत दीजिएगा, सुनिए, स्क्रीन पे देखिए, मेरी फोटो देखिए। यहाँ पर 9(3) बोलता है दो तरह के स्कीम होती है टैक्स पे करने की: फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज बोलता है, मैं इसका एग्जांपल समझाता हूँ, कोई सप्लायर ने रेसिपिएंट को कोई गुड्स और सर्विसेज दी, रेसिपिएंट ने टैक्स पे क्या किया, रेसिपिएंट ने टैक्स को सप्लायर ने रेसिपिएंट को टैक्स चार्ज किया बिल के साथ में। वो टैक्स किसके पास आया? सप्लायर के पास आया। सप्लायर ने टैक्स पे किसको कर दिया? गवर्नमेंट को पे कर दिया। दिस इज अ फॉरवर्ड चार्ज। व्हाट इज इट? इज फॉरवर्ड चार्ज। क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि सप्लायर जो है वो टैक्स पे करेंगे, भले कलेक्ट किससे करेंगे? अल्टीमेटली कंज्यूमर से कलेक्ट करेंगे, बट टैक्स पे कौन करेगा? यहाँ पर आपको अपने सप्लायर्स कलेक्ट करेंगे। जिस भी केस में सप्लायर टैक्स पे ऑर्डिनरली, नॉर्मली, जनरली टैक्स पे फॉरवर्ड चार्ज भी होता है। कुछ केसेस में रिवर्स चार्ज होता है, जो CMA इंटर के अंदर कोर्स में नहीं है, वो पूरी नोटिफाइड लिस्ट, बट CA इंटर के लिए वो कोर्स में है। अराउंड 17 और 16 RCM सर्विसेज कोर्स में है, जिसपे आपका टैक्स लगता है किस पे? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ये स्टडी नोट खत्म होने के बाद, या यही वीडियो खत्म होने के बाद मैं कल तक वो वीडियो निकाल दूंगा फॉर CA इंटर स्पेसिफिकली। कुछ लिस्ट है और उसमें मेरे हैंड रिटन नोट्स में यूज़ करूंगा, ICI का मॉड्यूल यूज़ नहीं करूंगा, क्योंकि मॉड्यूल एक ही चल रहा है। मैं अलग से वो 17 कैटेगरीज आपके सामने रख दूंगा कि ये सब कुछ 16 या 17 आई थिंक है, जिसमें हमको पूरी लिस्ट दे रखी है RCM की सर्विसेज की। देखो, कुछ सप्लाई होती है गुड्स और सर्विसेज की, जहां पर रेसिपिएंट टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, सप्लायर टैक्स पे नहीं करता गवर्नमेंट को। कौन टैक्स पे करता है? रेसिपिएंट टैक्स पे करता है। जिस भी केस में रेसिपिएंट टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, वो बन जाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, RCM। तो 9353 बोलता है कि ऐसी गुड्स और सर्विसेज जिस पे RCM में टैक्स पे किया गया है, वो क्या हो जाएगी? आपकी 9353 के अंदर कवर हो जाएगी। वो अब यहाँ पर CA इंटर वालों के लिए यहाँ पर सिंपल सी बात है कि उनके पास सप्लाई ऑफ सर्विसेज कोर्स में, गुड्स वाला केस कोर्स में नहीं है, सिर्फ सर्विसेज कोर्स में है। जैसे सर्विसेज GTA की सर्विसेज है, आपकी ऑथर की सर्विसेज, कोई फिल्म डायरेक्टर की सर्विसेज है, डायरेक्टर ऑफ कंपनी की सर्विस है, कोई आर्बिट्रल की सर्विस है, एडवोकेट की सर्विस है आपके पास। ये कुछ सर्विसेज की पूरी बड़ी लिस्ट है, ये मैं आपको शॉर्ट में मैंने नोट्स करके रखे एकदम, वो उसमें से आपको मैं इसको पढ़ा दूंगा, वीडियो बना दूंगा उस पर। तो 9353 बोलता है RCM के बारे में, फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज। आई थिंक आपको समझ आया होगा। फॉरवर्ड चार्ज जहाँ पे सप्लायर क्या होता है? गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। इन द केस ऑफ रिवर्स चार्ज, रेसिपिएंट इज गोइंग टू पे द टैक्स टू अपना गवर्नमेंट को। ठीक है, तो 9353 यहाँ खत्म हो गया। 94 एंड देन 54, सेंट्रल टैक्स CGST in respect of the supply of taxable goods or service of both by a supplier who is not registered to a registered person। कौन कर रहा है? जो रजिस्टर्ड नहीं है वो रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है, shall be paid by such person on reverse charge on the recipient। देखो, ये रियल स्टेट का एग्जांपल आता है इसके अंदर पे, आपके कोर्स में नहीं है, CA इंटर वालों के लिए पूरा डिटेल में है, यहाँ पर भी, इसमें भी थोड़ा डिटेलिंग दिया है। 9454 ये बात करता है कि सर आपको क्या ध्यान देना है कि कोई भी टैक्सेबल सप्लाई गुड्स और सर्विसेज की हो,
और रजिस्टर्ड पर्सन ने नहीं करके नॉट रजिस्टर्ड पर्सन ने रजिस्टर्ड पर्सन को अगर कोई सर्विस दी है तो उसमें भी आरसीएम में टैक्स पे होगा, ये बोलता है 9454। नोट दे रखा है, reverse charge provision would not be applicable if the aggregate value of such supply of goods or service of both received by a taxable person from any of the supplier who are not registered does not exceed 5,000 in a day। कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देता है तो उसको आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा, बट वो वैल्यू 5,000 से एक्सीड नहीं होनी चाहिए पर डे। कोई भी नॉन रजिस्टर्ड पर्सन एक दिन में 5,000 से ज्यादा की सर्विस या गुड्स किसको प्रोवाइड नहीं करा सकता? रजिस्टर्ड पर्सन को वो सर्विस या गुड वो नहीं दे सकता। कौन नहीं दे सकता? अपना नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। और अगर वो देता है 5,000 तक, 5,000 तो दे सकता है, वहां तक लिमिट है, तो उसको क्या है? रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। उसके बाद 9(5) and 5(5) द लास्ट ऑफ द लेवी एंड कलेक्शन section of CGST Act 2017, electronic commerce operator ECO is liable to pay tax if ECO does not have a physical presence in the taxable territory. Any person representing such electronic commerce operator for any purpose in the taxable territory shall be liable to pay tax। अगर नीचे से एग्जाम्पल देके समझाए तो वहां से समझा देता हूँ आपको मैं। 9(5) चलिए एग्जाम्पल यहाँ दिया नहीं है, सेम ही चीज़ है, मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। बस यहाँ पर पॉइंट्स में दिए इसलिए नीचे पॉइंट में आ जाइए। चलो एक काम करिए, समरी के नीचे पॉइंट में आ जाइए, पेज नंबर 50 पे 9(5). नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर? आपने नाम सुना होगा ओला उबर का। ओला उबर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ECO इज लायबल टू पे टैक्स। Any person representing such electronic commerce operator for any purpose in the taxable territory shall be liable to pay tax provided ECO not located in the taxable territory। अगर ECO कंट्री टैक्सेबल टेरिटरी के बाहर का है, उबर ये सब बाहर के, अगर वहां से उनका कोई पर्सन यहाँ बैठा है जो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या करेंगे? आपका टैक्स पे करेंगे। अमेजॉन को भी इसमें डाल सकते हैं आप। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिकली कोई चीज ऑपरेट कर रहे हो इन टैक्सेबल टेरिटरी से बाहर, तो आप यहां पर क्या करेंगे? टैक्स पे करेंगे। एनी पर्सन रिप्रेजेंटिंग सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर फॉर एनी पर्पस द टैक्सेबल टेरिटरी शैल बी इन द टैक्सेबल टेरिटरी शैल बी लायबल टू पे टैक्स अंडर ECO नॉट लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। 9(5) बात करते हैं कि ECO को टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर ECO यहाँ पे नहीं है तो उसके बिहाफ में कोई पर्सन एजेंट कोई है तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट है, वेयर ECO डज नॉट हैव अ रिप्रेजेंटेटिव इन द टैक्सेबल टेरिटरी सच ECO शैल अपॉइंट अ पर्सन इन द टैक्सेबल टेरिटरी फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग टैक्स एंड सच पर्सन शैल बी लायबल टू पे टैक्स। उबर लेते हैं, उबर ने यहाँ पर कोई पर्सन अपॉइंट कर रखा है तो वो टैक्स पे करेगा। आइदर ECO टैक्स पे करे, वो यहाँ पर नहीं है तो उबर टैक्स पे करे, उबर का वही रिप्रेजेंटेटिव कंपनी का टैक्स रिप्रेजेंटेटिव टैक्स पे करे। अगर नहीं रखा है तो रखो भैया, रखो किसी रिप्रेजेंटेटिव को इस टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर डालो, क्योंकि उसको टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर ECO। तो 9(5) और 5(5) ECO के बारे में कवर होता है। सो इट वाज ऑल अबाउट 9(1), 9(2), 9(3), 5, 9(4), 9(5), 5(1), 5(2), 5(3), 5(4), 5(5). इट इज ऑल ओवर नाउ फॉर लेवी एंड कलेक्शन। और उसके बाद आपके पास यहाँ कुछ देर का है, देखिए ओके गाइस, ये जब मैं आरसीएम वाला वो मैंने बोला ना मैं सी एंटर के लिए कवर करूंगा, उसमें मैं आपके ये जो तीन आपके पास 3 आरसीएम के नंबर दे रखे हैं, 3 लिस्ट आपको दे रखी है, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है आरसीएम की। हालांकि इसको रीड करेंगे तो अभी समझ आएगा, बट मैं एक अलग से लेक्चर आरसीएम वालों के लिए बनाऊंगा, जैसे पूरी 16-17 जो लिस्ट है वो कवर होगी, वहाँ पर ये 3 भी आराम से कवर हो जाएंगे। ओके गाइस, सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, लेवी कलेक्शन और कंप्लीट क्या कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी, अच्छा टॉपिक, थोड़ा बड़ा टॉपिक। उसके बाद जीएसटी से किस किस को छूट दी मोदी गवर्नमेंट ने, वो पढ़ेंगे एग्जम्पशंस के अंदर। किस किस जीएसटी काउंसिल ने बड़ा उन पर दयावान होकर उनको बोला कि साहब आप तो बाहर रहो जीएसटी से, आपके लिए जीएसटी हम लोग नहीं ला रहे हैं, आप बहुत बड़े लोग हैं। वो एग्जाम्पशन की लिस्ट बहुत इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, उसमें एग्जाम्पल्स लेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। सो गाइज, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप अच्छा लगा हो लेक्चर। दूसरी बात, थोड़ा लेक्चर्स कभी अपलोड डे बाय डे अल्टरनेटिव डेज से हो रहे हैं, कभी 2 दिन स्किप हो रहे हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे मेरे पास तो उस वजह से नहीं हो पाया था, बट आई विल ट्राई, मैं करूँ रोज़ आपके पास लेक्चर अपलोड हो जाए। गाइज कैसे लग रहे कमेंट सेक्शन में बताते रहना। वेल गाइज, उम्मीद कर रहा हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, आपकी फैमिली इस पेंडेमिक में और भी अच्छे से सब रह रहे हो। उम्मीद रखता हूँ सब अच्छे रहो। एग्जाम्स होने वाले हैं दिसंबर में एंड नवंबर में भी। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड गाइज, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, जय हिंद।